हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे, है ना। ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी कामना है आप सभी लोगों से। और जल्दी से आज की इस क्लास के साथ में जुड़ेंगे मेरे साथियों, ताकि हम कक्षा को विधिवत रूप से शुरुआत कर सके। और एक बात मैं विशेष रूप से आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है मेरा आज ठीक नहीं लग रहा है ना, थोड़ा हेडेक हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग उसी ऊर्जा के साथ में आज फिर आपकी क्लास को करेंगे, कंप्लीट करेंगे, है ना। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ में जुड़ जाएंगे और मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आप लोगों को आ रही है, कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। मैं आप लोगों की कमेंट्स को भी यहां पर थोड़ा सा लेना चाहूंगा। क्या हुआ आज, है ना, आपकी कमेंट्स को भी यहां पर लेना चाहूंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ लिया था। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हम लोग भारतीय कर व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे और मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझा दी थी। मेरे ख्याल से कर की प्रणालियां भी मैंने आपको पढ़ा दी थी, है ना। आज उसी के आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको राम राम, है ना। आइए, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। कल लास्ट टाइम जो है हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे दोस्त। कल लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था आपको, जरा उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा मेरे दोस्त। तो ये तो टुडे का है ना। मैंने लास्ट टाइम आपको इंडियन टैक्स सिस्टम पढ़ा रहा था और मैंने भूमिका पढ़ा दी थी, इंट्रोडक्शन, उद्देश्य पढ़ा दिए थे, कराधान के सिद्धांत भी बता दिए थे। कराधान की प्रणालियां मेरे ख्याल से मैं आपको बता रहा था कि टैक्सेशन की प्रणालियां कौन कौन सी है। तो मैंने आपको कराधान की प्रणालियां ये 4 बताई थी। अब आज हम चारों को पढ़ेंगे अगले रूप में, है ना। तो आइए, सबसे पहली जो कराधान की प्रणाली उसका नाम क्या है, प्रगतिशील कर प्रणाली। तो मैं यहां पर हेडिंग डालता हूं, प्रगतिशील कर प्रणाली। सभी लोग ध्यानपूर्वक लिखेंगे मेरे साथियों, प्रगतिशील कर प्रणाली। और प्रगतिशील कर प्रणाली को आप अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना, प्रगतिशील कर प्रणाली को आप प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली आप इसे कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम आप इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। एक मिनट, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। प्रगतिशील कर प्रणाली, या इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के नाम से आप इसे जानते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम आप इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम आप इसे कहते हैं। प्रगतिशील कर प्रणाली, क्या होता है प्रगतिशील कर प्रणाली में, तो दोस्त ध्यान रखिएगा, प्रगतिशील कर प्रणाली में क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल सी परिभाषा या परिभाषा लिखवाने से बचूंगा। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जिसके अंतर्गत आपको क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत क्या होता है पहले वो समझो। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाती है, ध्यान रखना, जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम मेरे साथियों, जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम मेरे साथियों बढ़ती जाएगी, उसकी जो टैक्स रेट है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मेरे साथियों, इनकम बढ़ने के साथ साथ अगर टैक्स रेट बढ़ रही है तो हम कहेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। तो किसी भी देश में अगर इनकम बढ़ने के साथ साथ अगर टैक्स रेट बढ़ रही है तो हम क्या कहेंगे कि भैया प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम यहां पर अपनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, तो इनकम बढ़ने के साथ साथ जब टैक्स की रेट भी बढ़ती है तो उसी को प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त, जैसे कोई व्यक्ति जो है पहले 2 लाख रुपए कमाता था, ऐसा समझना कि कोई व्यक्ति पहले 2 लाख कमाता था, तो सरकार उससे जो है, समझना,
सरकार उससे मात्र 5 लाख रुपए टैक्स लेती थी। सॉरी, गलत बोल गया मैं। अगर कोई व्यक्ति पहले 2 लाख रुपए कमाता तो सरकार उससे 5% टैक्स लेती थी। जैसे ही व्यक्ति की इनकम मेरे साथियों 4 लाख हुई, जैसे ही व्यक्ति जो है वो 4 लाख कमाने लगा, तो उसकी जो इनकम है वो कितनी हो गई? तो ध्यान रखिएगा, उसकी इनकम मेरे साथियों 10% हो गई। जैसे ही व्यक्ति 7 लाख कमाने लगा, उसकी जो इनकम है वो कितनी हो गई? तो 15% हो गई। जैसे ही व्यक्ति मेरे साथियों ध्यान रखना 10 लाख कमाने लगा, तो 10 लाख कमाने लगा, उसकी इनकम 10 लाख हुई, तो टैक्स रेट कितनी हो गई? 20% हो गई। जैसे ही व्यक्ति मेरे साथियों 15 लाख कमाने लगा, तो उसको जो टैक्स के रूप में पैसा जमा करना पड़ा वो कितना करना पड़ा? तो ध्यान रखिएगा 30% करना पड़ा। यानी कि आप यहां पर एक चीज देखोगे कि इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, 2 लाख से 4 लाख आया, 4 से 7 आया, 7 से 10 आया, 10 से 15 आया, वैसे वैसे मेरे साथियों ध्यान रखिएगा वो टैक्स रेट भी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। आ रही बात समझ में? तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी बढ़ती जाएगी, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो प्रगतिशील कर प्रणाली के नाम से जानते हैं। देखो, एक मैं यहां पर ग्राफ भी बनाने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। ये ग्राफ बना रहा हूं ताकि आपको चीजें अगर समझ में आ जाए यहां से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ग्राफ की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं तो बना के दिखाऊंगा आपको। इसको आप लोग एक्स एक्सिस बोलते हो, एक्स एक्सिस बोलते हो उसको, या एक्स अक्ष बोल देते हैं हिंदी में से। और ऊपर वाला जो है मेरे दोस्त, इसे आप लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हो। ये जो है इसे आप वाई एक्सिस कह देते हो। क्या बोल देते हैं इसको? वाई एक्सिस या वाई अक्ष आप लोग कह देते हो। आपको सबको पता है मेरे दोस्त, एक्स एक्सिस जो है उस पर इनकम है। एक्स एक्सिस पर क्या शो करना है? इनकम को शो करना है। तो मेरे साथियों एक्स एक्सिस पर हमने इनकम को डिनोट कर रखा है, और यहां पर इनकम किसी व्यक्ति की 0 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर मेरे साथियों आपको पता ही है कि 6 है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर मेरे साथियों 8 हो गई, यहां पर 10 हो गई। मतलब ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनकम बढ़ती जाएगी। और ऊपर जो है मेरे साथियों ये टैक्स रेट का है, ये टैक्स रेट है, कर की दर से संबंधित है। तो यहां पर 0 है, यहां पर 5 लिख लो, 10 लिख लो, 15 लिख लो, 20 लिख लो, 25 लिख लो और 30 लिख लो, जो भी आपको लिखना है। इसमें जो डायग्राम बनेगा दरअसल वो कैसा बनेगा? तो इसमें डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति 4 लाख कमाता है तो उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा। मैंने क्या बताया? जैसे जैसे व्यक्ति जितना ज्यादा कमाता जाएगा उसकी टैक्स रेट जो है वो भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रगतिशील कर सिस्टम कहते हैं, या इसी को प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम हम इसे कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये केवल मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये भारत सरकार का आंकड़ा नहीं है कि भारत सरकार इतने पर इतना टैक्स लेती है। मैं केवल एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे इनकम बढ़ती है तो ऐसे ऐसे मेरे साथियों ये चीजें आगे बढ़ती है। ठीक है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम आप इसे कहते हैं। एक और बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, सभी लोग जरा ध्यान देंगे मेरे साथियों, सभी लोगों की जवाबदारी है। मैं आप लोगों को एक जवाबदारी सौंप करके जा रहा हूं, सभी लोगों की जवाबदारी है। मैं आप लोगों को एक जवाबदारी देना चाहता हूं, वो जवाबदारी क्या है जरा वो समझना। वो जवाबदारी दरअसल ये है। बोले ये क्या? तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी जवाबदारी है। बोले ये क्या जवाबदारी है गुरुजी, ये तो बता दो। तो ध्यान रखिएगा, कल नवीन भैया की, ध्यान रखना, कल नवीन भैया की हिंदी की आखिरी क्लास है। मैं कह रहा हूं हिंदी की आखिरी क्लास। हिंदी की आखिरी क्लास का मेरा मतलब है कि जो हिंदी विषय है उसकी आखिरी क्लास है। यानी कि नवीन भैया अब किसी भी बैच में हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी कोई कारण हो, क्योंकि कई सालों से सर पढ़ा ही रहे हैं, और अब सर भी चाहते हैं कि जो नए टीचर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, टीम के साथ में जुड़े हुए हैं, वो लोग जो है अब विषय की कमान संभाले। तो ध्यान रखिएगा, सर के प्रेम से, या हम कहे जो भी आप कह ले, जो भी आप समझ ले मेरे दोस्त, सर की कल एक क्लास स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह 9 बजे होने वाली है, जो कि अंतिम क्लास है, और ये यूपी पुलिस के लिए मैराथन है। गागर में सागर सीरीज है, यहां से शुरू हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, आपको इतना ध्यान रखना है कि कल आप सभी से मैं कहूंगा कि जबरदस्ती मान लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, आप लोगों को YouTube की क्लास में सुबह 9 बजे जरूर जुड़ना है और एक नया कीर्तिमान स्थापित करना है। नवीन भैया को
जो हम कहें कि जो चेन मिलेगा वो चेन ऐसे ही मिलेगा भैया, ऐसा नहीं मिलने वाला है। नहीं तो नहीं, आपको आपकी जवाबदारी ये है कि आपको नवीन भैया की क्लास में पहुंचना है। चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ध्यान रखना पहुंचना जरूर है सुबह वाली क्लास में, ठीक है। वहां पर हम सब मिलेंगे, आप भी मिलना, ठीक है। और हम लोग वहां पर जो है वो अब चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं, समय का विशेष ध्यान रखना। 15 अगस्त यानी कि कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह 9 बजे आपको YouTube, हमारा जो मेन प्लेटफॉर्म है रोजगार विद अंकित, वहां पर आपको आना है। और ये प्लेटफॉर्म आपका ही है, आपसे ही है ना। तो ध्यान रखिएगा, वहां पर हम लोग मिलने वाले हैं। हिंदी सर की लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। तो जरूर सर को जो आपने प्यार दिया है, जो प्यार आप लगातार देते आए हैं, जरूर वहां पर भी दीजिएगा। थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, बाकी सभी को अच्छा लगेगा और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। तो आइए, अब इस बात को भी मैंने आपको बताया है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मैं आपसे स्पेशली ये बात बोल रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं, अगली बात करते हैं मेरे साथियों। ये तो प्रगतिशील हो गया। प्रगतिशील में ध्यान रखना, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी टैक्स की रेट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आय बढ़ने के साथ साथ अगर टैक्स रेट बढ़ती है तो इसे प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। अगला मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, अगला है प्रगतिशील का ठीक उल्टा है, और वो क्या है, प्रतिगामी। प्रतिगामी को रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम आप कहते हैं। तो लिखेंगे प्रतिगामी, प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली। और प्रतिगामी कर प्रणाली को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। रिग्रेसिव, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम आप इसे कहते हैं। रिग्रेसिव, प्रतिगामी कर प्रणाली। इसमें क्या होता है, देखो एक लाइन में अगर मैं भाषा लिखूं या एक लाइन में आपको उसको समझाऊं तो बस केवल इतना समझना है, ये प्रगतिशील का ठीक उल्टा है। प्रगतिशील की उल्टी परिस्थिति है। बोले क्या होता है इसमें, तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम जो है वो बढ़ती जाती है मेरे साथियों, टैक्स की रेट जो है वो कम होती जाती है। कर की जो दर है, कर की दर बोलते हैं इसको, टैक्स रेट भी आप इसे कह देते हैं, ये क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो मेरे साथियों जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी किसी व्यक्ति की, टैक्स की रेट कम होती जाएगी। इसका मतलब है जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है उससे कम टैक्स लिया जाएगा, और जिसकी इनकम बहुत कम है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। एक बात आपको यहां पर समझनी है, गरीब व्यक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इस टैक्स सिस्टम का। तो गरीब व्यक्ति जो है ना, जो कि आपका मैं कहूं मेरे साथियों, जो गरीब व्यक्ति है उस पर उसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप अगर उदाहरण से इसको समझना चाहते हैं तो जरा समझना, जैसे किसी व्यक्ति की इनकम जो है वो 5 लाख रुपए है, कोई व्यक्ति 5 लाख कमाता है, तो 5 लाख कमाएगा तो उससे टैक्स लिया जाएगा 10%। जैसे ही व्यक्ति मेरे साथियों 7 लाख कमाने लगा, इनकम बढ़ी उसकी, तो सरकार ने कहा कि चलो एक काम करो, तुम अब 9% टैक्स ही दे दो। जैसे और इनकम बढ़ी, हो सकता है ये 10 लाख कमाने लग जाए मेरे साथियों, तो सरकार ने ये कहा कि एक काम करो, तुम और कम दे दो, 8% ही टैक्स दे दो। जैसे ये 15 लाख कमाने लग जाए तो सरकार ने कहा अरे भाई क्या मारोगे, 6% ही टैक्स दे दो। इसका मतलब आप समझना, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है मेरे साथियों, जैसे जैसे इनकम जो है वो बढ़ रही है, टैक्स की रेट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। हालांकि एसएससी जीडी के लिहाज से मैं जो बना रहा हूं ग्राफ, वो ध्यान रखिएगा, वो जो है जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना मेरे साथियों कि इसको आप याद कर लो, ठीक है। क्या ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा मेरे साथियों। वही बात है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब बार बार लिखने से बचूंगा, है ना। यहां पर मेरे साथियों इनकम है, इस एक्स एक्सिस पर इनकम को शो करेंगे, और इस वाई एक्सिस पर मेरे साथियों टैक्स की रेट को। ध्यान रखिएगा ये टैक्स रेट है, कर की दर आप इसे कहते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ इसका बनने वाला है, ये ग्राफ मेरे साथियों इसका क्या होगा, बनने वाला है। इस ग्राफ का मतलब समझना, जैसे व्यक्ति की इनकम मान लो 2 लाख या 5 लाख रुपए है,
तो उससे मात्र 10% टैक्स लिया जा रहा है। आ रही बात समझ में? ये 10% टैक्स है, इतनी इनकम पर सबसे ज्यादा टैक्स। पता चला कि इनकम उसकी बढ़ गई, इतनी हो गई मेरे दोस्त, इनकम कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो इतनी इनकम पर मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा जरा, इतनी इनकम पर उससे इतना ही टैक्स लिया जा रहा है, मतलब ज्यादा इनकम पर कम टैक्स। पता चला मेरे साथियों इनकम और ज्यादा बढ़ी, यहां तक आया तो और कम टैक्स लिया गया। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिगामी कर प्रणाली या रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, ध्यान रखना, व्यक्ति से टैक्स की जो रेट है वो भी क्या कर ली जाती, कम कर ली जाती है। तो इसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रतिगामी कर प्रणाली के नाम से जानते हैं। ये बात एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रतिगामी के बाद में एक अगला टैक्स सिस्टम है मेरे साथियों, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, अनुपातिक कर प्रणाली। अनुपातिक, अनुपातिक कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली। और अनुपातिक कर प्रणाली को आप लोग किस नाम से जानते हैं, प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनल टैक्स सिस्टम। अनुपातिक कर प्रणाली, प्रपोर्शनल टैक्स सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझे दया, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब अभी दया नहीं समझा है। इसका मतलब यह है कि इनकम व्यक्ति की कितनी भी हो, समझना मैं क्या कह रहा हूं, वो जरा समझना, वो महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति की इनकम चाहे बढ़े या कम हो। ध्यान रखना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि व्यक्ति की इनकम या आय जो है मेरे साथियों, चाहे तो इनकम बढ़े या फिर क्या हो, कम हो, कुछ भी हो, टैक्स रेट जो है वो स्थिर रहेगी मेरे साथियों। टैक्स रेट या कर की जो दर है, कर की जो दर है मेरे साथियों, वो कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। तो इनकम बढ़े या कम हो हमें मतलब नहीं है, टैक्स रेट स्थिर रहेगी। इसका मतलब यह है, इसको और आसान भाषा में समझो तो इसका मतलब यह है कि अगर व्यक्ति 2 लाख रुपए कमाता है तो भी उसको 5% टैक्स देना है। अगर व्यक्ति 6 लाख रुपए कमाएगा तो भी उसको मेरे साथियों 5% ही टैक्स देना है। अगर व्यक्ति 10 लाख रुपए कमाएगा तो भी उसको कितना देना है, 5% ही देना है। अगर 10 करोड़ कमाएगा तो भी उसको कितना देना है, तो 5% ही टैक्स देना है। अगर वह 50 करोड़ भी कमाएगा तो भी उसको कितना टैक्स देना है, तो ध्यान रखिएगा, तो भी उसको 5% ही देना है। यानी कि इनकम कितनी भी हो, टैक्स रेट एक जैसी होगी, बस बात खत्म। और अगर आप अनुमान लगा पा रहे हैं, अगर आप इसके बारे में समझ पा रहे हैं, तो क्या समझेंगे जरा वो समझ लो। इसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ समझ पा रहे हैं तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, ये इनकम है दरअसल, ये क्या है, इनकम है। और वाई एक्सिस पर क्या है मेरे साथियों, टैक्स रेट है। वाई एक्सिस पर टैक्स रेट है। तो ध्यान रखना, ये यहां पर मूल बिंदु है 0 0, ये मेरे साथियों 0 0 है। चाहे व्यक्ति कितना भी कमाए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसकी जो टैक्स रेट होगी वो सेम होगी, यही होगी। यानी कि ये मैं कह रहा हूं, इसी को प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये मान लो टैक्स रेट 10% है, या मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं 5% है। चाहे व्यक्ति 2 लाख कमाए तो भी यही, 4 कमाए तो भी यही, 6 कमाए तो भी यही, 8 कमाए तो भी यही, 10 कमाए तो भी यही, कहीं 12 कमाए यही, कितना भी कमा ले वो टैक्स रेट सेम होने वाली है। इतना ही मुझे मेरे साथियों इसको क्या देना पड़ेगा, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे साथियों कि कितना भी व्यक्ति कमा ले उसको टैक्स रेट जो है वो एक जैसी ही देनी पड़ेगी। तो ये कुछ बेसिक सी बात आपको मैंने अनुपातिक या प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम पर बताई है, ठीक है। आ गई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बहुत बेसिक से शब्दों में मैंने इसको समझाया है भाई। अब एक और है मेरे साथियों जिसे आप कहते हैं अधोगामी, और अधोगामी को बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, अधोगामी कर प्रणाली, अधोगामी कर प्रणाली, अधोगामी कर प्रणाली। और अधोगामी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो चौधरी साहब ध्यान रखिएगा, अधोगामी कर प्रणाली को आप लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो इसको आप बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्या बोलते हैं, डिग्रेसिव,
कई किताबों में गलत लिखा रहता है इसका अंग्रेजी अनुवाद। मैंने भी कई किताबों में पढ़ा, लेकिन सब में गलत पढ़ा, सच में सब में गलत पढ़ा। हमारे एक प्रोफेसर साहब है जहां से मैंने मास्टर किया अपना, मैंने उनको फोन लगाया, उनसे पूछा, तो पहली दफा तो मुझे भी ऐसा लगा कि रिग्रेसिव ही बोल रहे हैं। तो फिर मैंने वापस से उनसे पूछा, मैंने कहा सर रिग्रेसिव तो प्रतिगामी को कहते हैं। तो उन्होंने कहा अरे भाई विनय, रिग्रेसिव नहीं बोल रहा हूं, डिग्रेसिव बोल रहा हूं। मैंने कहा अच्छा, तो डिग्रेसिव में दरअसल, डिग्रेसिव में ध्यान रखिएगा, ठीक है, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है, इसमें मेरे साथियों दो टैक्स सिस्टम पाए जाते हैं। कौन कौन से टैक्स सिस्टम? तो डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है, दरअसल ये टैक्स सिस्टम आपकी दो टैक्स सिस्टम को मिलाकर के बनाया गया है। ये आपका एक तो प्रगतिशील कर प्रणाली को, प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव प्लस अनुपातिक, अनुपातिक, और अनुपातिक को आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे बोलते प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनल। आ रही बात समझ में? तो ये मेरे साथियों प्रगतिशील और अनुपातिक या प्रोपोर्शनल दोनों का मिला जुला भाग है, दोनों का मिला जुला भाग है। अब दोनों का मिला जुला भाग है ना, दोनों का मिला जुला भाग जो है, इसका मतलब क्या है? चलिए, बहुत बढ़िया। पूजा कह रहे हैं सर ज्योग्राफी की क्लास 6 बजे कर दी, 1 बजे सही थी। पूजा, ज्योग्राफी की क्लास सुबह 8 बजे होने लग गई है, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात को, मैंने कहा कि जो डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, अधोगामी कर प्रणाली है, इसमें दरअसल प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरे साथियों कि स्टार्टिंग में क्या होता है इसके अंदर, स्टार्टिंग में यह होता है, प्रगतिशील का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मेरे साथियों टैक्स जो है या टैक्स रेट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? बताइए जल्दी से, किसकी प्रॉपर्टीज है? तो ये प्रॉपर्टीज मेरे साथियों इस प्रगतिशील की है। और अनुपातिक की क्या है? तो अनुपातिक की प्रॉपर्टीज ये है कि चाहे इनकम बढ़े या फिर कम हो, मैंने क्या बताया कि चाहे इनकम बढ़े, है ना, या फिर क्या हो मेरे साथियों, कम हो, टैक्स रेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। टैक्स रेट जो है वो स्थिर रहेगा, या इसी को स्टेबल बोलते हैं अंग्रेजी में। ये मेरे साथियों ये नहीं चेंज होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी मेरे साथियों इसके अंदर मिलती है अधोगामी में या डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में, ठीक है। कैसे मिलेगी? तो जरा ग्राफ से मैं आपको बताता हूं, इसको बना करके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ग्राफ से मैं बनाने की कोशिश करके आपको बताता हूं। ये यहां पर देखें आप लोग, यहां पर आप लोग देखेंगे मेरे साथियों, ये इनकम को शो करता है। ये किसको शो करेगा? ये इनकम को शो करेगा। और ये जो है मेरे दोस्त, ये टैक्स रेट को शो करता है। क्या बोलते हैं इसको? टैक्स रेट। ये कर की दर को शो करेगा, ये टैक्स रेट को शो करेगा। तो अधोगामी या डिग्रेसिव में होता क्या है? अधोगामी या डिग्रेसिव में यह होता है कि स्टार्टिंग में मेरे साथियों जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, टैक्स रेट भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। मैंने बताया जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ेगी। आ रही बात समझ में? और ये जो ग्राफ बना रहा हूं ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का है, ठीक है। बाद में क्या होता है? बाद में ये होता है कि जो टैक्स रेट है इनकम बढ़ने के साथ साथ अब स्टेबल रहती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है ना। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ये प्रोग्रेसिव की है, ये प्रोग्रेसिव हम इसे बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। और प्रोग्रेसिव में मैंने बताया कि इनकम बढ़ने के साथ साथ, ध्यान रखना मैं फिर से दोहरा देता हूं इस बात को, प्रोग्रेसिव में मैंने बताया कि इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी जो टैक्स रेट है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो टैक्स रेट है मेरे साथियों वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक? और फिर मैंने बताया ये वाली जो है प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल में मैंने क्या बताया? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, प्रोपोर्शनल में मैंने बताया कि इनकम चाहे बढ़े या कम हो, जो टैक्स रेट है
वो क्या होगा, स्टेबल होगा। रेट जो है वो स्टेबल रहेगी, स्थिर रहेगी। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी इस डिग्रेसिव में पाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या पता है, ये डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इंडिया में पाया जाता है। तो मेरे साथियों यही भारत में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में है ना, यही भारत में है, भारत में या इंडिया में कौन सी टैक्स सिस्टम है, तो इंडिया में मेरे दोस्त आपका कौन सा टैक्स सिस्टम है, अधोगामी कर प्रणाली, या इसी को डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं। ये बात ध्यान रख लो, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वाह, क्या मतलब लाइव आए हैं बच्चे तो क्या बिल्कुल उसमें आए हैं, अनुपात में आए हैं। सर अनुपातिक और अधोगामी दोनों एक ही है ना सर, स्थिर रहेगी सर। अनुपातिक और अधोगामी दोनों एक कहां है सलोनी? अनुपातिक में स्टेबल है। देखो मैंने क्या बताया, ये अनुपातिक है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में टैक्स रेट एक जैसी है, चाहे इनकम बढ़े या कम हो, उससे हमें मतलब नहीं है, ध्यान रखना। और अधोगामी में मैंने क्या बताया कि प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव, और अनुपातिक यानी कि प्रोपोर्शनल, दोनों का मिक्स होता है। स्टार्टिंग में मेरे साथियों जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, टैक्स रेट क्या होती जाती है, बढ़ेगी। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं तो कौन सा पेन लूं, रुको इससे शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे यहां पर देखना, हाँ इससे समझ में आ जाए। जैसे देखो यहां पर अगर, अरे यार गलत, गड़बड़ 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 गड़बड़, अयो रामा गड़बड़ भया। देखो आप यहां पर देखना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर इतनी इनकम है तो इतना टैक्स लगेगा, थोड़ी इनकम बढ़ी तो इतना टैक्स, फिर इनकम बढ़ी तो इतना टैक्स, फिर इनकम बढ़ी तो मेरे साथ इतना टैक्स। अब इनकम कितनी भी हो टैक्स इतना ही होगा। आ रही बात समझ में? तो भैया पहले स्टार्टिंग में बढ़ रहा था, अब क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा फिर बाद में एक जैसा रहेगा। तो दोनों की प्रॉपर्टीज है इसमें, ठीक है। चलिए चंदन भाई, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन दिया जाता है, लिया नहीं जाता, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें दरअसल जीएसटी पर विचार करना है कि जीएसटी क्या है। तो आइए जरा हम लोग चर्चा करते हैं अब लोग आगे। फिर से बता रहा हूं नवीन भैया की कल क्लास है, सुबह 9 बजे आप सभी लोगों को जुड़ना है, ठीक है। चलिए आइए जरा बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, कराधान की प्रणालियां भी पढ़ा दी है। अब हम करों के प्रकार के बारे में बात करेंगे, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीएसटी के बारे में बात करेंगे। तो भैया करों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो करों के प्रकार की हम बात करें, कर के कितने प्रकार है, तो करों के दरअसल दो प्रकार है। एक को कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और प्रत्यक्ष कर को आप लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। एक को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और प्रत्यक्ष कर को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स आप इसे कहते हैं,
ठीक है, तो एक आपका डायरेक्ट टैक्स है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ये दो प्रकार के टैक्स है। ठीक है, ये दो प्रकार के टैक्स है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो सुनिएगा मेरे साथियों, ये दो प्रकार के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स जो है जिस पर लगाया जाएगा वही उसको वसूलेगा, मतलब उसी से वसूली की जाएगी, वही उसको देगा। जैसे इनकम टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स, मेरी इनकम पर लगने वाला जो टैक्स है वो कैसा टैक्स है, इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि वो किस पर लगाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, वो मुझ पर लगाया जा रहा है, मेरी इनकम पर लगाया जा रहा है। मेरी इनकम से मेरा मतलब है मेरी आय पर लगाया जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे मेरे साथियों, डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो मेरी इनकम पर लगाया गया है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं। वैसे ही मेरे साथियों, कंपनी पर भी टैक्स लगाया जाता है, जिसे हम कारपोरेट टैक्स कहते हैं। कारपोरेट टैक्स ये कंपनी पर लगाया जाता है। ठीक है, कंपनी पर लगाया जाता है। वैसे ही मेरे साथियों, एक होता है आपका, एक कारपोरेट टैक्स हो गया, एक आपका है मेरे साथियों वेल्थ टैक्स। वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति कर। वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर कौन देगा, तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति कर वही देगा जिसके पास संपत्ति होगी। तो वेल्थ टैक्स को आप बोलते हैं संपत्ति कर, संपत्ति कर। और कारपोरेट टैक्स को आप लोग क्या बोलते हैं, निगम कर। क्या बोलते हैं मेरे साथियों, निगम कर। और इनकम टैक्स को आप लोग बोलते हैं आयकर। तो ये मुख्य रूप से प्रमुख कर है जो डायरेक्ट टैक्सेस है, जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसी से वसूले भी जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से है, तो अप्रत्यक्ष का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। अभी पढ़ाऊंगा जीएसटी के बारे में। दूसरा है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स, जो सर्विस लेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, सर्विस टैक्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल है। तो आपका जीएसटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया मेरे साथियों। एक है एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स, इसे हम बोलते हैं मनोरंजन कर। ठीक है, तो मनोरंजन कर जो है वो भी आपका कैसा कर है, तो भाई ध्यान रखना, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। पूछा जाता है, उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि ये कौन सा टैक्सेस किसका है। हमें जो अभी पढ़ना है मेरे दोस्त, उसका नाम क्या है, जीएसटी। तो हेडिंग डाल लेंगे जीएसटी। क्या डाल लेंगे, जीएसटी। और आप सभी जानते हैं जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म है मेरे साथियों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो, आपने ट्रकों के पीछे जरूर देखा होगा या ट्रकों के आगे जरूर देखा होगा गुड्स कैरियर लिखा हुआ। जब मैं स्कूल जाता था, जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मैं सोचता था गुड मतलब तो अच्छा होता है, गुड मतलब तो अच्छा होता है मेरे दोस्त। लेकिन बाद में पता चला कि गुड नहीं है, तो गुड्स है। गुड्स, गुड्स का मतलब होता है वस्तु। तो गुड्स एवं सर्विस टैक्स का मतलब हिंदी में क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वस्तु और सेवा कर। सर्विस का मतलब होता है सेवा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो वास्तविक मतलब है वो है क्या, तो वस्तु और सेवा कर हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं और सेवा का मतलब होता है सर्विसेज। अच्छा, अगर वो पूछ ले तुमसे कि इसका अन्य नाम क्या है, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है जीएसटी को, तो ध्यान रखिएगा, इसके अदर नेम हम लिख देते हैं, अदर्स नेम या अदर नेम। तो जीएसटी के अदर नेम कौन कौन से हैं, तो जीएसटी के अन्य नाम कौन कौन से, जरा वो समझना। जीएसटी को और किन किन टैक्सेस को नाम से जाना जाता है, तो जीएसटी को आप कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स आप कहते हैं मेरे दोस्त। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है
इसको आप मल्टी लेवल टैक्स भी बोलते हैं, जीएसटी को आप मल्टी लेवल टैक्स भी बोलते हैं। ये यूपी पुलिस में ही पूछा गया है, मल्टी लेवल टैक्स किस टैक्स को कहते हैं, तो जीएसटी को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं बहुस्तरीय कर। मल्टी लेवल का मतलब है बहुस्तरीय कर, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे लेवल पर यह लगाया जाता है। आ रही बात समझ में? दूसरी बात मेरे साथियों, इसका एक और नाम है। बोले एक और नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं गंतव्य आधारित कर। गंतव्य का मतलब है जहां पर, जैसे मैं आपको कहूं कि जैसे उदाहरण के लिए आप दिल्ली से उज्जैन आ रहे हो, या मैं कहूं कि मैं दिल्ली से जो है उज्जैन की ओर जा रहा हूं, ठीक है, तो मेरा डेस्टिनेशन कहां है, मैं दिल्ली से उज्जैन की ओर जा रहा हूं, इसका मतलब है मेरा डेस्टिनेशन उज्जैन है। बात आ रही है समझ में? चलिए, मैं सॉरी फॉर दैट, एक इंपॉर्टेंट कॉल था। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि जीएसटी जो है, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स आप कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जीएसटी को आप और किस नाम से जानते हैं, तो इसे मल्टी लेवल टैक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल टैक्स भी आप इसे कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसे गंतव्य आधारित कर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? गंतव्य आधारित कर। गंतव्य आधारित कर, गंतव्य आधारित कर। और गंतव्य आधारित कर का मतलब क्या है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आप इसे कहते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आप इसे कहते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब है कि जहां पर उसका गंतव्य है। वस्तु और सेवा कर में जो गंतव्य आधारित कर है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे उदाहरण के लिए वस्तु है, ये मैंने मतलब गर्मी में एसी खरीदा था, एसी का रिमोट है, तो मेरी एक बात समझना, एसी का उपयोग कौन कर रहा है? एसी का उपयोग कौन कर रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एसी का उपयोग मैं कर रहा हूं। तो भैया इस एसी का डेस्टिनेशन क्या है? इस एसी का डेस्टिनेशन विनय कुमार का घर है। भैया ये एसी जब भी जहां पर भी बना मेरे साथियों, इसको नहीं पता था कि मैं कहां जाऊंगा, लेकिन फाइनली ये मेरे घर पे आया। कहां पर आया? मेरे घर पे आया। और जब मेरे घर पे आया तो इसका डेस्टिनेशन मेरा घर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा था, सॉरी फॉर दैट, मैं आपको यह कह रहा था कि अगर जैसे मैं उज्जैन से दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं उज्जैन मेरे साथियों हम कहें कि डिपार्च करूंगा मैं यहां से। डिपार्चर पॉइंट क्या है? मेरा उज्जैन। और उज्जैन से मैं कहां जा रहा हूं? दिल्ली जा रहा हूं। तो मेरा जो डेस्टिनेशन है वो कहां है? दिल्ली है। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या गंतव्य आधारित कर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि भैया जीएसटी भारत में लागू कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा, यह भारत में कब लागू किया गया? जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? तो इंडिया में मेरे साथियों भारत में कब लागू किया गया ये? तो ध्यान रखिएगा, ये भारत में लागू किया गया 1 जुलाई, है ना। इंडिया में मेरे साथियों इसको कब? ठीक है, तो 1 जुलाई 2017। तो मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को यह भारत में लागू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए, हो सकता है परीक्षक अपनी पत्नी से विद्रोह करके आया हो, खाना नहीं दिया हो पत्नी ने उसको, तो परीक्षक पगला हो जाएगा। परीक्षक फिर बच्चों पे गुस्सा उतारेगा, कहेगा कि एक बात बताओ, विश्व में, वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी कहां भैया लागू किया गया? तो ध्यान रखिएगा, है ना, विश्व में सबसे पहले कहां पर इसको लागू किया गया? वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में इसको लागू किया गया मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड में सबसे पहले ये फ्रांस में एग्जीक्यूट किया गया। फ्रांस। और कब किया गया? 1954 में। ओहो हो 1954 में ये विश्व में लागू किया गया पहली बार फ्रांस में, ठीक है। कहां पर? फ्रांस में। तो फ्रांस में पहली बार इसको लागू किया गया।
बहुत बढ़िया, इतनी बातें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी सिफारिश किसने करी थी, जीएसटी को भारत में लागू करने की सिफारिश किसने करी थी? सिफारिश का मतलब है रिकमेंडेशन। तो जीएसटी को देश के अंदर इंप्लीमेंट करने की जो रिकमेंडेशन है वो किसने करी? तो मेरे साथियों इसको रिकमेंडेशन के नाम से भी जानते हैं, रिकमेंडेशन। तो इसकी रिकमेंडेशन एक एक कमिटी थी, उस कमिटी का नाम क्या था पता है आपको? उस कमिटी का नाम था आपकी विजय केलकर कमिटी या विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति, समिति को अंग्रेजी में कमिटी कह देते हैं। तो विजय केलकर समिति, या कई बार पूछा जाता है विजय केलकर टास्क फोर्स भी आप कहते हैं, ठीक है, विजय केलकर टास्क फोर्स भी आप इसे कहते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई क्या? एक बार जरा यहां तक बताएं, क्या यहां तक की बातें स्पष्ट है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी बता दो, जल्दी से बताएंगे सब लोग। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? बहुत बढ़िया, कई दोस्त हमारे जवाब दे रहे हैं विजय केलकर, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में, इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया, तो ध्यान रखिएगा इंडिया में सबसे पहले जीएसटी कहां पर एनरोल किया मेरे साथियों? तो इंडिया में जो पहला राज्य है, इंडिया में फर्स्ट स्टेट की अगर मैं बात करूं, पहले राज्य की मैं बात करूं कि कहां पर लागू हुआ था जीएसटी, तो असम में लागू हुआ था। असम, असम की राजधानी बताना सब लोग। दिसपुर है सर इसकी राजधानी, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेट कौन सा है, दूसरा राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा पहला राज्य आपका असम है, और सेकेंड स्टेट जो है वो आपका बिहार है। बिहार द खाकी चैप्टर, देखिए आपने, मैं तो दिल्ली से उज्जैन की यात्रा कर रहा था तो मैंने रात रात में निपटा ली उसको, रात की ट्रेन चलती है हमारे इधर तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, सेकंड स्टेट जो है वो कौन सा है जहां पर जीएसटी को लागू किया गया, तो वह आपका बिहार है, बिहार। बहुत बढ़िया, दिसपुर जवाब दे रहे हैं, क्या बात है। अब तीसरी बात मैं कहता हूं, और वो बात क्या जरा वो समझना, कि अंतिम राज्य कौन सा है इंडिया में जीएसटी को लागू करने वाला, अंतिम राज्य, फाइनल, ठीक है, फाइनल तो सही शब्द नहीं होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना अंतिम राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है। जे एंड के, जम्मू कश्मीर, जे एंड के। तो अंतिम राज्य आपका कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है, रखना है जी, रखना है, आपको ही तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, कल भी आपकी क्लास होगी, कल क्या विशेष है ना कल? हाँ, एक और खुशखबरी आपको देना भूल गया, 13 मिलियन हो गए हैं भैया, है ना, 13 मिलियन हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा 13 मिलियन की पार्टी भी बाकी है। तो एक साथ दो दो खुशी, नवीन भैया की मैराथन जिसमें आप रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, और दूसरी जो है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा दूसरी जो खुशी है वो खुशी ये है कि 13 मिलियन हो गए हैं। बहुत बढ़िया। जितेंद्र कुमार सर, आप कहां से हैं? मित्र, हम उज्जैन से हैं, उज्जैन एमपी से। प्रसाद जी कह रहे हैं सर हिंदी में भी लिखो ना, टेंशन है बड़ी यार, हिंदी में लिखो तो बोलते अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो तो बोले हिंदी में लिखो, मिक्स चलेगा यार, क्या कर सकते हैं। प्रवेंद्र जी कह रहे हैं सौंदर्य प्रसाधन पर सबसे ज्यादा जीएसटी लगता है। जी हाँ, बिल्कुल लगता है। पार्टी कैसे मिलेगी? पार्टी के लिए आपको आना पड़ेगा उज्जैन, है ना। चलिए। चलिए अगली बात करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? जीएसटी से संबंधित अगली बात करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जीएसटी से संबंधित मैं अगली बात यह करता हूं कि पार्लियामेंट, जिसे आप हिंदी में संसद कहते हैं, संसद के 3 अंग है, आपको सबको पता है ना।
संसद के 3 अंग है। पार्लियामेंट आप संसद को कहते हैं, और संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं तो एक बार मैं दोहरा देना चाहता हूं आप लोगों के लिए। और वो 3 अंग है मेरे साथियों। सबसे पहला है लोकसभा। क्या है? लोकसभा। लोकसभा बोलते हैं हम इसको, लोकसभा। दूसरा अंग है राज्यसभा। चलो पहले राज्यसभा का नाम लिख लेता हूं, बड़ा है ना ये। राज्यसभा उच्च सदन है, ध्यान रखिएगा, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, अपर हाउस आप इसे कहते हैं। और निम्न हाउस कौन सा है, या लोअर हाउस कौन सा है? निम्न सदन लोकसभा। लोकसभा। और एक और अंग है जिसका नाम है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये तीनों संसद के अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट बोलते हैं। लोकसभा को मैं लिख रहा हूं लोकसभा, राज्यसभा को मैं लिख रहा हूं राज्यसभा, और प्रेसिडेंट बोलते हैं प्रेसिडेंट महोदय। ध्यान रखना, हमारी पार्लियामेंट में दरअसल सबसे पहले एक बिल लाया गया। कौन सा बिल लाया गया गुरुजी? बताओ ना, प्लीज बताओ ना गुरुजी, बताओ। बता रहा हूं, क्यों लोड ले रहे हो? हमारी पार्लियामेंट में सबसे पहले जो बिल लाया गया उसका नाम था, ध्यान रखना मेरे साथियों, उसका नाम था 122, 122वां संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। क्या बोलते हैं इसको? विधेयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं। तो 122वें नंबर का यह संविधान संशोधन विधेयक था। इसी को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो एक बार अंग्रेजी भी मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी, कि इसको हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 122वां संविधान संशोधन विधेयक हम इसे कहते हैं। और अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? तो अंग्रेजी में हम इसे कह देते हैं 122वां 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बिल आता है, बिल। ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक है, बिल है, बिल। क्या बोलते हैं इसको? बिल बोलते हैं, बिल। ये बिल लाया गया मेरे साथियों सबसे पहले राज्यसभा में। और राज्यसभा से इस बिल को कब पास किया गया? तो राज्यसभा से इस बिल को पास किया गया मेरे साथियों 3 अगस्त को। कब किया गया? 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा से इसको पास कर दिया गया। अब राज्यसभा से पास होने के बाद में फिर कहां गया? लोकसभा में। फिर मेरे साथियों लोकसभा से इसे 8 अगस्त 2016 को पास कर दिया। पास करना मतलब पारित करना, ध्यान रखना हिंदी माध्यम वाले भी, पास का मतलब होता है पारित करना, ठीक है। और जब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, तो फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति जी ने इस पर सिग्नेचर कब किए? तो 8 सितंबर को किए। तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति महोदय जी ने ऐसे 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 करके साइन कर दिए। और जब साइन कर दिए तब हमारे देश की संसद के जुझारू कार्यकर्ताओं ने क्या किया? तब हमारी देश की संसद के जुझारू कार्यकर्ताओं ने एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, जिसका नाम है 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम ये लेकर के आए। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेरे साथियों 101 कॉन्स्टिट्यूशनल, ध्यान रखिएगा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान रखना ये अधिनियम है, वो विधेयक है। विधेयक कौन सा है? 122वें नंबर का है। अधिनियम कौन सा है? तो अधिनियम आपका कौन सा है? 101वें नंबर का। ये आया मेरे साथियों, कब आया? 2016 में। और इसके अंतर्गत जीएसटी को लाया गया।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बात थी जो कि मैंने इसमें बताई। अभी जीएसटी बचा हुआ है, कल कंप्लीट होगा और कल ही हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने आज आपको बता दी है, ये बात जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को। अच्छी बात है कि आपको सबको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी शेष चर्चा आपसे कल करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल। कल जरूर क्लास होगी, ध्यान रखना, कल आपकी क्लास में लूंगा। अगर शेड्यूल हो जाएगी क्लास तो जरूर लूंगा, है ना। हालांकि मैं छुट्टी बनाने के मूड में नहीं हूं कल, है ना। जब जरूरी होगा तो ही लेंगे हम छुट्टी। अभी आपका सिलेबस मुझे करवाना है तो मुश्किल है कि कल मैं छुट्टी लूं, है ना। तो भैया कल हम लोग मिलने वाले हैं। कब मिलने वाले हैं? कल हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए। चलिए फिर दोस्त, आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता आपसे कल करेंगे। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।